चेहरा, आवाज़ और वक्त, बाजू में दिक्कत आ जाए, पैर में दिक्कत आ जाए, फेस में, आवाज़ में, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। बेस्ट टाइम है सिम्टम शुरू होने के 3 घंटे तक। 3 घंटे के अंदर तो 70% लोगों का पैरालिसिस रिवर्स भी हो सकता है, और लेकिन 4.5 घंटे तक भी हम 50 से 60% बेनिफिट उनको मिल सकता है। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि जैसे हार्ट अटैक में हम लोग बोलते हैं कि एस्पिरिन दे दो, उससे फ़ायदा होता है। ब्रेन में क्या ऐसा करना चाहिए? ब्रेन में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15% केसेस में ब्रेन हेमरेज हुआ होता है। अगर बगैर सीटी स्कैन के आपने एस्पिरिन दे दी तो वो ब्लीडिंग और बढ़ा देगी। इसलिए हमें पता नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि भी आपका ब्लॉकेज है कि ब्लीडिंग है। तो जब तक सीटी स्कैन ना हो जाए, एमआरआई ना हो जाए, हम लोग मना करते हैं कि एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। हार्ट अटैक के केस में गोल्डन विंडो पीरियड 6 से 12 घंटे का होता है, और कुछ केसेस में अगर स्लो वेसल ब्लॉक हो रही है, आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक हो रही है, तो 24 से 72 घंटे तक भी उसमें हम लोग स्टेंटिंग करके या दवाइयों के माध्यम से उसको बचा सकते हैं। लेकिन ब्रेन अटैक में गोल्डन पीरियड बहुत ही थोड़ा होता है, वो 4 से 4.5 घंटे का होता है। डाटा ये कहता है कि समय पर उपचार ना करने से 10 में से 8 व्यक्ति परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं। इसके लिए क्या है कि हमें सिम्टम्स की जानकारी होनी चाहिए। सिम्टम्स के लिए स्ट्रोक के बारे में कहूँगा कि कोई भी नई चीज़ अचानक से हो, एक्यूट ऑनसेट, सडन ऑनसेट, आउट ऑफ ब्लू, एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कि अचानक कोई भी आदमी ठीक था, अचानक से उसको कोई दिक्कत आ गई एकदम से 1 मिनट के अंदर, तो ये स्ट्रोक हो सकता है ब्रेन से रिलेटेड। याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया हुआ है, बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस। अगर किसी का बैलेंस अचानक से उसको बैलेंस खो दे, कोई आदमी बैठने में दिक्कत आ जाए, चलने में दिक्कत आ जाए, खड़ा होने में दिक्कत आ जाए। ई फॉर आइज, विजन में प्रॉब्लम आ जाए, धुंधला दिखने लगे, डबल दिखने लगे, दिखाई ना दे। एफ फॉर फेस, मुंह टेढ़ा हो जाए, मुस्कुराते वक्त उसका चेहरा लटक जाए, इट कैन बी स्ट्रोक, पैरालिसिस हो सकता है। ए फॉर आर्म, हाथ में वीकनेस आ जाए, पैर में वीकनेस आ जाए, हाथ ऊपर उठाने को कहे एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाए, मतलब हाथ में वीकनेस आ गई है। एस फॉर स्पीच, आवाज़ लड़खड़ा जाए, आवाज़ भारी हो जाए, जुबान लड़खड़ाने लगे, तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में हमें टाइमली हॉस्पिटल जाना चाहिए। बी फास्ट वर्ड है, निमोनिक है, इसके लिए बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आइज, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म और लेग, एस फॉर स्पीच, टी फॉर टाइम। अगर ऐसा कोई भी लक्षण अचानक से आए, धीरे धीरे हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं होती यूजुअली, लेकिन अगर अचानक 1 मिनट के अंदर कुछ ऐसा हुआ है तो वो स्ट्रोक हो सकता है, हमें टाइमली ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। जैसे हार्ट अटैक में ईसीजी और एंजियोग्राफी करते हैं, ऐसे ही ब्रेन में सीटी या एमआरआई करते हैं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हार्ट अटैक में तो एक ही चीज़ होती है कि नस ब्लॉक हो गई हार्ट की, उसकी वजह से उसको दिक्कत हुई। उसमें हम दवाई से खोलें या उसको स्टेंट डालें, या बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो उसका बाईपास करें। लेकिन ब्रेन के मामले में 2 चीज़ें होती है, या तो ब्लॉकेज से ब्लड सप्लाई रुक जाती है नस की, और कुछ केसेज में नस फट जाती है, तो फटने से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उसको भी हम स्ट्रोक ही बोलते हैं। उसके लक्षण भी यही है, बी फास्ट वाले। जिस नस की ब्लड सप्लाई, जैसे आँख की ब्रेन ब्लड सप्लाई जो जा रही है वो फट गई तो आँख में दिक्कत आ जाएगी, हाथ की तो हाथ में दिक्कत आ जाएगी, आवाज़ तो आवाज़ में। तो लक्षण सेम है, टाइप 2 है, इसलिए हमें तुरंत डायग्नोज करने के लिए सीटी या एमआरआई करना पड़ता है। उससे पता लग जाता है कि ब्लॉकेज है तो काला पड़ जाएगा, ब्लीडिंग है तो सफेद दिखाई देगी। तो इस्चेमिक मतलब ब्लॉकेज, हेमरेजिक मतलब ब्रेन हेमरेज, नस फटना। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, लेकिन ये आगे का काम डॉक्टर का है। हमारा काम है कि हम टाइमली अपने सिम्टम्स के हिसाब से डिसीजन लें। अब देखा गया है कि 85% लोगों को ब्रेन में जो प्रॉब्लम आती है ब्लॉकेज की वजह से आती है, ओनली 10 से 15% में ही ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग के केस में थोड़ी है तो दवाई से सूख जाती है, बहुत ज़्यादा है तो हमें ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, जैसे यहाँ से एक पाइप डाल के इस ब्लड को निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी है, इसके अलग अलग क्राइटेरिया है। तो ब्रेन हेमरेज में बीपी कंट्रोल और सर्जरी 2 ही मेन ऑप्शन है, लेकिन इस केस में जहाँ ब्लॉकेज है वो बढ़ती रहती है, अगर टाइमली उसको ना खोलें तो ट्रीटमेंट बहुत सारे नए आए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक डाटा के हिसाब से जैसे ये आर्टरी यहाँ से ब्लॉक हो गई तो इधर ब्लड सप्लाई जानी बंद हो गई, लेकिन आसपास की नसें, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लड इन नसों को मिलता रहता है। तो ये जो और न्यूरॉन्स हैं इनको हम बचा सकते हैं। ये जो बिल्कुल सेंटर है जिसको खाली यही नस सप्लाई कर रही थी तो डेड हो गया,
लेकिन आसपास के जो न्यूरॉन्स हैं इसको हम बचा ले, जल्दी से इस क्लॉट को खोल दे ताकि इधर से ब्लड सप्लाई चालू हो जाए, कुछ यहाँ से आ जाए तो काम बन जाता है। इसलिए गोल्डन पीरियड या हम बोलते हैं। एक मिनट में 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं। इसलिए एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती होता है ब्रेन स्ट्रोक में। ये अगर ब्लॉकेज है ना, तो जैसे यहाँ पानी नहीं जा रहा है या ब्लड नहीं जा रहा है तो यहाँ से ब्लड डैमेज शुरू हो जाता है। इस्चेमिक कॉर्ड जितना डैमेज हो गया और इसके बाहर का एरिया पेनिम्ब्रा जिसको हम बचा सकते हैं टाइमली खोल के। बोलते हैं हमारे बुक्स में लिखा रहता है टाइम इज ब्रेन, क्योंकि एक मिनट में 19 लाख मस्तिष्क न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। तो एक एक मिनट की वैल्यू है। इसको हम हिंदी में भी लोगों को समझाने के लिए, जैसे बी फास्ट था, ऐसे हिंदी में बचाव वर्ड स्ट्रोक एसोसिएशन ने दिया हुआ है। बी फॉर बाजू, चेहरा, आवाज़ और वक्त। बाजू में दिक्कत आ जाए, पैर में दिक्कत आ जाए, फेस में, आवाज़ में, तो हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। और इनके अलावा भी एक दो सिम्टम्स और हैं, जैसे कि बहुत तेज़ अचानक से सिर में दर्द होना, ये भी ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। बहुत तेज़ दर्द होना, कई बार सुनपना हो जाता है, वीकनेस तो नहीं आई उसको लेकिन सुनपना हो गया, उसको महसूस नहीं हो रहा है हाथ पैर में। कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाए, आदमी एकदम से कंफ्यूज हो जाए, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो वो भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एवरी मिनट एवरी सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने देखा कि एक मिनट में बहुत सारे न्यूरॉन्स मर जाते हैं। तो जो गोल्डन पीरियड है जिसमें अगर हम ट्रीटमेंट दें, उस नस को खोल दें, तो मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। बेस्ट टाइम है सिम्टम शुरू होने के 3 घंटे तक, लेकिन अगर 4.5 घंटे तक भी ट्रीटमेंट मिल जाए तो भी हम काफ़ी कुछ बचाव कर सकते हैं। 3 घंटे के अंदर तो 70% लोगों का पैरालिसिस रिवर्स भी हो सकता है, और लेकिन 4.5 घंटे तक भी हम 50 से 60% बेनिफिट उनको मिल सकता है। क्या होता है कि इसमें एक दवाई दी जाती है TPA नाम की, उसमें उस नस को जो ब्लॉकेज थी उसको खोलते हैं, और अगर ब्लॉकेज खुल जाती है तो न्यूरॉन्स बच जाते हैं। उस दवाई को हम लोग TPA इंग्लिश में बोलते हैं, पर हिंदी में एक वर्ड है संजीवनी बूटी। तो जैसे हनुमान जी के लिए था कि भाई संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लाने के लिए टाइम लिमिट सेट कर रखी थी कि सूर्योदय से पहले अगर उनको वो संजीवनी बूटी मिलती तो उनमें प्राण संचाल दोबारा हो सकता था। ऐसे ही इसमें है कि अगर ये 3 घंटे तक ये इंजेक्शन लगे तो स्ट्रोक रिवर्स होने के 60 to 70% चांस हैं। 100% नहीं है, वो डिपेंड करता है कि क्लॉट कितना बड़ा है। ये इंजेक्शन की एक लिमिट है, वो मीडियम तक क्लॉट को पिघला सकता है। बहुत ही बड़ा क्लॉट हो तो वो उसको नहीं पिघला पाता, लेकिन कुछ बेनिफिट जरूर मिलता है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट मिले तो। टाइम कब से माना जाता है? जब से उसको सिम्टम शुरू हुए हैं। अगर उसको सोते हुए सिम्टम शुरू हो गए तो जब वो ठीक था तब से हमें टाइम लेना पड़ता है, लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी MRI वगैरह से भी हमें टाइम का आइडिया लग जाता है कि भाई कब से इसको सिम्टम हुए होंगे। अंदाजे के हिसाब से भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को रात में सोते सोते स्ट्रोक हो गया और वो सुबह टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसमें उसको फ़ायदा हो सकता है। हार्ट अटैक के केस में आपने देखा होगा कि स्टेंट डालते ही उसका दर्द खत्म हो जाता है, उसके सांस में आराम आ जाता है। ऐसे ही स्ट्रोक में भी रिजल्ट कैन बी ट्रूली मैजिकल। लाइफ सेविंग तो है ही है, उसका पैरालिसिस भी रिवर्स हो सकता है। जैसे मैं ये वीडियो दिखाता हूँ, ये बाबा जी मेरे पास आए 1 घंटे के अंदर, डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे, आवाज़ लड़खड़ा रही है, बोल पा रहे हैं, राइट हैंड सही से काम कर रहा है, बोल रहे ये नहीं उठ पा रहे हैं, लेफ्ट साइड काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ये वाला पैर उठा पा रहे हैं, दूसरे वाला नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे हमें आइडिया लग गया कि ये स्ट्रोक है। और फिर हमने इसका CT स्कैन किया, MRI किया, उसके हिसाब से इसको आधे घंटे के अंदर वो ट्रीटमेंट दिया गया जो इसके लिए ज़रूरत थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट 95% रिकवरी इसमें 24 घंटे के अंदर हो गई। कोई दिक्कत लग रही है आपको? ठीक है, ठीक है। इतना खुश हो गए बाबूजी पैरालिसिस ठीक होने से कि ये कहने लगे मेरे घुटनों में भी प्रॉब्लम है, इसका भी कोई ऐसा जादुई इलाज हो तो कर दो। तो इस तरह के रिजल्ट कई बार मिल जाते हैं अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो तो।
लेकिन वो ये अगर अवेयर थे, क्योंकि इनका जो लड़का था मेरा दोस्त था, उसको पता था कि ये अगर आप टाइमली आ जाएं तो ऐसे। ये एक टीचर है, इनको 1 घंटे करीब 1.5 घंटे का टाइम हुआ था। क्या है इसका नाम बताओ। ये पहचान नहीं पा रहे क्या है, इनके लैंग्वेज एरिया में क्लॉट बन गया। क्या बोलते हैं इसको? तो समझो एक टीचर पेन को नहीं पहचान पा रहा तो उसकी कितनी डिसेबिलिटी होगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। इनका तुरंत एमआरआई किया गया तो ये क्लॉट इनके ब्रेन में था। तो ब्लॉकेज की वजह से, जैसे मैंने दिखाया था ना, उसमें इतना बड़ा क्लॉट इनको ब्रेन में था। तो ये क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर थे तो इनको इंजेक्शन लगा। नेक्स्ट डे आप देखिए, क्या नाम है? ठीक हो बिल्कुल? कोई परेशानी? तो आप देखें कि इस तरह का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है स्ट्रोक में। लेकिन आज की डेट में भी जो गैप है 0.5% लोग ही टाइम पे पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग अभी मेरे पास कल एक पेशेंट आया, उसको उन्होंने अफीम खिला दी घर पे। परसों एक पेशेंट आया, उसको उन्होंने दारू पिला दी। कहते जी हमारे, जबकि पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली, कहते जी पुराने लोग कहते हैं अफीम से खून का दौरा तेज हो जाएगा, अल्कोहल देने से दौरा तेज हो जाएगा और नशे खुल जाएंगे। समझाने के बावजूद भी वो बहुत सारे लोग उसको एकदम आसानी से नहीं समझते कि भी ये तरीका गलत है। वो कहते हैं जी ये तो बहुत लोगों को फायदा किया है। अब मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी फायदा कैसे हुआ? आप किसी भी डिजीज को लीजिए, चाहे वो मलेरिया है, चाहे वो डेंगू है, चाहे वो स्ट्रोक है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे वो कोविड था, कोई भी छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी, भगवान ने एक सिस्टम बनाया है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। जैसे एक गाड़ी में एक्सीडेंट में सब कुछ सेम था, 4 लोग बैठे, एक एक्सपायर हो गया बेचारा, किस्मत खराब थी। एक को फ्रैक्चर हो गया, एक को कुछ भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आई, ठीक है। अब एक को छोटी मोटी चोट लगी। अब अगर उसके साइंस में जाएं, फिजिक्स में जाएं, तो हो सकता है एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना भी मिल पाए। भाई इम्पैक्ट फैक्टर सेम था, सीट बेल्ट किसी ने नहीं लगा रखी थी, स्पीड सेम थी, लेकिन कुछ ना कुछ था कि उसमें वेरिएबिलिटी रही। डेंगू में एक आदमी सेम एज के हैं दोनों, एक के प्लेटलेट 10,000 रह गए, दूसरे के 1 लाख पे ही डेंगू खत्म हो गया। कोविड में एक आदमी को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी, दूसरा वेंटिलेटर पे भी नहीं बच पाया। तो डिजीज का एक स्पेक्ट्रम है। किस्मत अच्छी थी, किसी ने डिजीज का बहुत माइल्ड इफेक्ट शो किया। हार्ट अटैक हुआ, एक मेरे एक रिलेटिव को हार्ट अटैक हुआ। मैंने कहा ईसीजी में हार्ट अटैक आ रहा है, तुरंत आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो, हो सकता है स्टेंट डलनी पड़े। बोला जी मैं तो जाऊंगा, तो जाते ही छल्ला डलना है, मैं तो ना जा रहा। जबकि मेरा रिलेटिव, मैं खुद डॉक्टर, नहीं माना, घूमता रहा 2 दिन, फिर और दर्द बढ़ गया, फिर जबरदस्ती उसको लेके गए और जाते ही, अब जो प्रोसीजर था वो तो होता ही, अभी भी मेरे को सुनाता है तेरी वजह से वहां जाते ही मेरे को छल्ला डल गया, अब जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, अगर नहीं ले जाते तो छल्ला नहीं डलता। मैंने कहा अंकल जी आपकी हालत कैसी होगी? जब बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तीसरे दिन तब गए वो, जब उन्होंने सब चीजें कर ली। लेकिन हार्ट अटैक के ऐसे भी केस देखे मैंने कि बोलते बोलते अगला वर्ड ही नहीं आया। अभी 6 महीने पहले हमारे एक गुरुजी इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड में लेक्चर लेने गए हुए थे। जैसे मैं लेक्चर, ऐसे वो लेक्चर दे रहे थे, देते देते गिर गए, और सारे डॉक्टर्स थे वहाँ पे, और सारी वहाँ पे फैसिलिटी थी विद इन 2 मिनट्स के अंदर। लेकिन इतना बड़ा हार्ट अटैक था, एरिथमिया हो गया, अगली बीट ही नहीं आई, ये अरेस्ट हो गया। मतलब वो वाला पेन नहीं था कि ब्लॉकेज वाला, अरेस्ट हो गया। तो सीपीआर वीपीआर दिया, फिर भी वो नहीं बच पाए। तो ये एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम है। एक को बहुत माइल्ड अटैक था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, एक को बहुत बड़ा अटैक एकदम से आ गया। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो माइनर डिजीज है ना, वो मेजोरिटी में रहती है। डेंगू में भी देखेंगे, कोविड में भी देखेंगे, भाई कोविड में मोर्टेलिटी 3 से 4% ही थी, फिर 90%, 95% लोग तो बचे, और उन 90% में भी 80% को बहुत माइनर असर हुआ। जिनको माइनर असर होता है उनकी बॉडी खुद ही सेल्फ उसको हीलिंग में जाती है, वो खुद ही ठीक होते हैं। तो उनको वो चाहे वो अफीम दें, चाहे वो झाड़ा लगा दें, चाहे वो मंत्र पढ़ दें, चाहे वो किसी गांव से देसी वैद्य से कुछ दवाई ले आए, वो ठीक हो जाते हैं। उनके ठीक होने से उनका अंधविश्वास इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो साइंस की बात भी नहीं मानते, पढ़े लिखे लोग भी। अभी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके बच्चे को सीजर आ गया, मेरे पास लाए,
मैंने एमआरआई किया, उसमें एनसीसी का एक कीड़ा होता है जो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं कि दिमाग में कीड़ा चला गया, पत्ता गोभी और उस सब में कई चीज़ों को हम बताते हैं कि इन सब में हो जाता है। अब मैंने उनको दवाई लिखी और मैंने कहा कल एक बार आके मेरे से दोबारा मिल जाना, कहीं दोबारा ना आ जाए। वो आए नहीं, मैंने फ़ोन किया, कहते हम तो राजस्थान जाके कीड़ा निकलवा लाए। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, कीड़ा कैसे निकलेगा? बोले वो उन्होंने ऐसे नाक में से हाथ निकाल के रख दिया मेरी टेबल पे। मैंने कहा सर वो खेत से पकड़ के लाता है और वो जिंदा कीड़ा नहीं होता, वो मरा हुआ है। मैंने कहा एक बार आप काम करो, मेरे पास ले आओ, मैं एमआरआई में दोबारा दिखाता हूँ आपको। वो नहीं माने, 15 दिन बाद बच्चे को दोबारा सीजर आ गया। तब वो लेके आए, फिर उनके माने नहीं। मैंने कहा, बोले दोबारा जाएंगे, कह रहे हैं कि उसने बताया था कि कई कीड़े होते हैं, एक निकला है और रह गए हैं। तो वो उनके अंकल थे जो नहीं माने। मैंने कहा अच्छा आप दोबारा जाओ, एक काम करना आप भी 10-20 मिनट के बाद दोबारा लाइन में लग जाना, तो हो सकता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वो आपका भी कीड़ा निकाल दे, आप भी कहना मेरे को भी दौरा आ गया, डॉक्टर ने कीड़ा बताया। तो वो गए और वहाँ आप बिलीव नहीं करोगे कि बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। वहाँ कम से कम 100 लोग लाइन में लगे रहते हैं और 2500-3000 फीस लेता है वो एक आदमी से। और कोई चेन वेन पहना हुआ उससे 2 कीड़े निकाल के 5000 रुपये भी ले लेता है। तो वो पहले बच्चे का निकलवाया, फिर वो आधे घंटे बाद दोबारा लाइन में लग गए। 1 घंटे बाद उनका नंबर आया, उन्होंने बताया, तो उसको 3 निकाल दिए। फिर उसने हंगामा मचाया, वो पैसे तो नहीं दे के आया, लेकिन उसको यकीन हुआ कि वही ये सब फ्रॉड है, जबकि वो खुद एक लेक्चरर है। तो आज की डेट में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा हम बता रहे थे, स्ट्रोक में अगर 4.5 घंटे के बाद भी ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, उसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, और देसी भाषा में कहता हूँ स्ट्रोक ब्रह्मास्त्र। जब वो अगर इंजेक्शन से काम ना चले, क्लॉट बहुत बड़ा है, तो हम जैसे हार्ट में छल्ला डालते हैं, ऐसे ही ब्रेन में एक तार ले जाके उस क्लॉट को निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एनिमेशन वीडियो में दिखाया है कि अगर बड़ा क्लॉट है, हमें लगता है कि हम इसको इंजेक्शन से नहीं पिघला सकते हैं, लेकिन 12 घंटे के अंदर, 6 से 12 घंटे के अंदर पेशेंट है। तो ये बड़ा क्लॉट है, इसमें एक हम पहले गाइड वायर पार करते हैं, फिर गाइड वायर के ऊपर एक हम गाइड वायर को पकड़ के इसके ऊपर एक कैथेटर लेके जाते हैं, इससे पार क्रॉस करके फिर हम गाइड वायर को वापस निकाल के एक स्टेंट रिट्रीवर डालते हैं। ये स्टेंट रिट्रीवर है। जब स्टेंट रिट्रीवर इसके पार चला जाएगा तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं। जैसे ये एक्सपेंड होएगा, ये क्लॉट इसमें एंटेंगल होके फंस जाएगा और फिर हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं और इसके साथ ही ये क्लॉट भी बाहर आ जाएगा। तो जैसे ये क्लॉट बाहर निकलेगा, ब्लड सप्लाई चालू हो जाएगी और न्यूरॉन्स को हम बचा सकते हैं। जैसे ये है ना बाहर ऐसे। ये 12 घंटे तक हेल्प करता है। और अगर सही टाइम पे, मतलब टाइम के अंदर हो, तो 80% मरीजों को हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन सिम्टम्स पता हो, टाइमली ट्रीटमेंट हो, तो मरीज को बेनिफिट होता है। अभी एक पेशेंट मेरे पास आया था, जिसको करीब 5 घंटे हो गए थे। रात में 1 बजे इसको दिक्कत हुई, सुबह 5 बजे हमारे पास 6 बजे आया। तो यंग 45 ईयर्स का ये इसको तो उठा पा रहा है, दूसरे वाले को नहीं उठा पा रहा है। उठाते हैं तो गिर जा रहा है एकदम से। तो इसको स्ट्रोक हुआ, लेकिन ये इसका एमआरआई में भी क्लॉट बड़ा था और इसको टाइम हो गया था 4.5 घंटे से ज़्यादा। तो 4.5 घंटे के बाद इंजेक्शन असर नहीं कर पाता, क्योंकि क्लॉट जो है बिल्कुल खुरुंड होकर सॉलिड हो जाता है। इंजेक्शन जो कच्चा क्लॉट होता है उसको ही पिघला पाता है। तो ऐसे में फिर इसकी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करवाई गई और आफ्टर 2 डेज आप देखेंगे कि वो आराम से वॉक कर पा रहा है और उसका हाथ भी बिल्कुल ओके हो गया। सो
अवेयरनेस की इसलिए ज़रूरत है, अगर ये भी अंधविश्वास में पड़ता देसी इलाज में तो कई बार इसको उतनी रिकवरी नहीं होती और जॉब पे जाना और अपनी फैमिली को संभालना सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि जैसे हार्ट अटैक में हम लोग बोलते हैं कि एस्पिरिन दे दो, उससे फ़ायदा होता है। ब्रेन में क्या ऐसा करना चाहिए? ब्रेन में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 15% केसेस में ब्रेन हेमरेज हुआ होता है। अगर बगैर सीटी स्कैन के आपने एस्पिरिन दे दी तो वो ब्लीडिंग और बढ़ा देगी। इसलिए हमें पता नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं कि भी आपका ब्लॉकेज है कि ब्लीडिंग है, तो जब तक सीटी स्कैन ना हो जाए, एमआरआई ना हो जाए, हम लोग मना करते हैं कि एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। और अल्कोहल और अफीम ये हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इनके बारे में हमें अवेयर करना चाहिए कि अभी एक बाबा जी थे गोहाना साइड से, उनको अस्थमा था और उनको अफीम दे दी उन्होंने। अफीम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करती है, उन्होंने उनकी सांस को दिक्कत करना शुरू कर दिया। अगर अफीम नहीं दी होती तो वो आराम से बच जाते, और जब तक वो हॉस्पिटल में आए तब तक अफीम ने अपना असर दिखाया। डोज ज़्यादा हो गई क्योंकि कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट तो है नहीं, और उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, वेंटिलेटर पे चले गए। अगर अफीम नहीं ली होती तो वो शायद इतनी प्रॉब्लम में नहीं जाते। सो ऑलवेज रिमेंबर, टाइम इज ब्रेन। सिम्टम्स पता होने चाहिए और सिम्टम्स के ऑनसेट पे हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि गोल्डन पीरियड बहुत छोटा है, 4 से 4.5 घंटे मैक्सिमम, और 3 घंटे तक बहुत ही अच्छे ड्रामेटिक रिजल्ट जैसा हमने वीडियो में देखा ऐसे मिल सकते हैं।